अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ क्लास। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो आपके सामने ये एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। इसमें क्या करना है, सिंपल एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है और उनकी ऑप्शन भी दी हुई हैं, तो हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, अंडर रूट 7 इज़, यानी जो हमारे पास अंडर रूट 7 है वो क्या है, कौन सा नंबर है, रैशनल है, इर्रेशनल है, नेचुरल है, इंटीजर है। तो आपको पता है अगर किसी की वैल्यू के ऊपर अंडर रूट का साइन हो तो इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, सी ऑप्शन होगी। ऑल हैव गुड। अब आगे इसकी स्टेटमेंट नंबर 2, एमसी क्वेश्चन नंबर 2 है पाई एंड ई आर। आपको ये भी मैंने निशानी बताई हुई है कि आपके पास एक तो वैल्यू के ऊपर अंडर रूट का साइन नजर आए तो इज़ अ इर्रेशनल नंबर, और अगर पाई वाली वैल्यू नज़र आए या ई लिखा नज़र आए यानी पावर का हो मतलब, तो आपको पता चल जाता है कि ये ज़ा इर्रेशनल फॉर्म। तो आप सिंपल चुपचाप इसकी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास जो n है, n से मुराद है नंबर ऑफ टाइम्स, या सिंपल नंबर्स पावर्स का भी कह सकते हैं आप, यानी इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट n इज़, यानी ये वाली फॉर्म जो है ये आपके पास क्या होगी, इंटीजर होगी, रैशनल नंबर होंगे, इर्रेशनल होंगे, क्या होंगे। आप बस खामोशी के साथ एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब भी वैल्यू कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू कोई भी हो, आप सिंपल देखें कि उसके ऊपर अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो इज़ अ इर्रेशनल नंबर, अगर नहीं लगा हुआ तो वो रैशनल होगा, ठीक है, या इंटीजर होगा। ठीक है, आपने बस क्या देखना है, वैल्यू के ऊपर अंडर रूट का साइन है तो इज़ अ इर्रेशनल नंबर, तो आप चुपचाप इसकी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज़, यानी अंडर रूट 3 को अगर प्लस करें अंडर रूट 5 के साथ तो ये कौन सा नंबर बनता है, या ये कौन सी फॉर्म है। तो आपको पता है वही वैल्यू है, वैल्यू के साथ प्लस हो रही है लेकिन अंडर रूट का साइन भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल ऑप्शन नंबर डी को ही सिलेक्ट करेंगे। आगे पार्ट नंबर हमारे पास 5th है, फॉर ऑल x belong to real number या rational number और x is equal to x is called the, आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात आपको पता है, अगर आपके पास अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है r के साथ यानी रियल नंबर के साथ, और वो जो x है वो इक्वल है x के ही, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, यानी अक्स वाली प्रॉपर्टी, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। आगे पार्ट नंबर 6 है, लेट लेट करें ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर के, देन तो ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस ग्रेटर देन सी और इक्वल है ए ग्रेटर देन सी के। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिंपल आपको पता है ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या इसमें क्या होता है कि जो आपके पास ए बी सी जो आपने वैल्यू सेलेक्ट की हुई थी ये सारी की सारी रियल नंबर के बिलोंग करती हैं, इक्वल हैं, और जो वो ए है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, और वो जो बी है वो ग्रेटर देन है सी के। तो आप क्या लिख सकते हैं, बी की जगह सी लिख सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वल हो जाएगी। यानी अगर ए जो है वो बड़ा है बी के और जो बी है वो बड़ा है सी के, तो सिंपल वो इक्वल आ जाएगा कि जो ए है वो ग्रेटर है सी के, ठीक है, ग्रेटर वैल्यूज आ जाएंगी। ये बात ही, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर या एमसीक्यूज नंबर 7 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपकी बुक का पेज नंबर 20 है। 20 के पेज के टॉप के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। 2 की पावर एक्स है और मल्टीप्लाई हो रही है 8 की पावर एक्स के साथ, और वो इक्वल भी है 64 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। देन तो आपने इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्या करेंगे, आपके पास ये स्टेटमेंट नंबर ए आएगा, इसकी ऑप्शन ए होगी। ये किस तरह से होगी मैं आपको ये बता देता हूँ। जी स्टूडेंट, आपके सामने मैंने एमसीक्यूज नंबर 7 को राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए थी, अब हम उसको फाइंड करेंगे। अब वो किस तरह से बनती है हमारे पास, अब आपके सामने सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, यानी आपने क्या करना है, आपने सिंपल बड़ी वैल्यू का, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले बड़ी वैल्यूज़ का आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आता है आपको पता है,
टू की पावर एक्स एज इट इज़ वैसे की वैसे मल्टीप्लाई करें, 8 का एलसीएम क्या होगा, टू की पावर 3 और एक्स था 7x लगा देंगे। मैंने क्या किया, सिंपल बड़ी वैल्यू का एलसीएम ले लिया, इक्वल लगाऊंगा। जो 64 है, 64 का एलसीएम लें तो टू की पावर हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी। मैंने लिख दिया। अब आप ये देखें, क्या ये इक्वल से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास ये जो वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल सेम है? जी सेम है। मैंने इसको एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। और इनकी पावर जो थी वो आपस में ऐड कर देंगे, और यहाँ पर टू की पावर 6 एज इट इज़ वैसे की वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जब वेरिएबल सेम हो उसको एक दफ़ा लिखेंगे यानी कॉमन लिखेंगे, और उनकी पावर आपस में प्लस कर देंगे। इनको प्लस करेंगे, 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 3 की पावर 4x, और इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 की पावर 6 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप ये दोबारा देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट पे भी 2 यानी वेरिएबल दोबारा सेम है, तो इनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये मैंने इक्वल लिख लिया। ओके। अब क्या करेंगे, सिंपल ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाके ये 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा 4, यानी 6/4 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कटिंग कर दें चुपचाप, यानी 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 इज़ अ फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 3/2। ये इस तरह से हमने फाइंड करना था। ये मैंने एक दफ़ा दोबारा आपको शो करा दिए, हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है। स्टेटमेंट नंबर 8 में देखें क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी एंड बिलोंग टू आर, ठीक है। देन ए इज इक्वल टू बी है, और बी जो है वो इक्वल है ए के, यानी लेफ्ट इक्वल है राइट के और राइट इक्वल है लेफ्ट के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, हमारी प्रॉपर्टी के टेबल के अंदर ये सारी बातें हमें गिवन थी और हमने इन्हें पढ़ा भी हुआ था। ओके। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 9 की जानिब। 9 में क्या कहा गया है कि √75 प्लस √27 करो और इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। किस में आएगा ये स्टेटमेंट जो सारी दी हुई है, इसकी राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। सिंपल आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स आपस में प्लस करना है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन का। आगे 10th स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट वाला काम है। ओके ठीक है। ऑफ 3 प्लस 115, ओके, और 3 माइनस 150 या 5, और इस तरह की स्टेटमेंट क्या होगी। मैंने आपको एक ये वाला आपने स्टेटमेंट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी सॉल्व किया हुआ था कि इस तरह की स्टेटमेंट को क्या नाम देते हैं, इरेशनल नंबर। चाहे हमारे पास रियल नंबर भी हो, इरेशनल नंबर भी साथ हो, तो आपने घबराना नहीं है। आपने चुपचाप स्टेटमेंट गौर से देखनी है कि अंडरवुड वाली कोई फॉर्म लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो आप चुपचाप इरेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। आई होप आपको एमसीक्यू उसकी ठीक समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब और इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या करना है और इसको सॉल्व भी करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ अगर आपके पास जो ए है वो इक्वल हो 3/2 के, ओके, और बी जो है वो इक्वल हो 5/3 के, ठीक है, एंड और जो सी है आपके पास वो इक्वल हो 7/5 के, देन तो क्या करें, वेरीफाई करें, जांच पड़ताल करें। क्या करनी है, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, यानी जो फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो इक्वल होती है उसी की राइट हैंड साइड के, और जो सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है क्या उसकी राइट हैंड साइड के वो उसका आंसर जो है वो इक्वल आता है कि नहीं आता। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। और आपको पता है ये बस एग्जाम्पल में भी आपने सॉल्व किया हुआ था। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यूज़ गिवन थी वो भी मैंने आपके सामने राइट कर दी, और उसके जो 2 पार्ट्स दिए गए हैं हमारे पास जो हमने प्रूफ करने हैं कि ये इक्वल आते कि नहीं आते। अब हम वो चीज़ को फाइंड करेंगे। पहला पार्ट मैंने आपके सामने राइट कर दिया, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करके इसको प्रूफ करनी है। आपके सामने इसको सॉल्व करते हैं। यानी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ हैं, अब मैं इसको राइट करने लगा हूँ। हमारे पास ए क्या था गिवन, हमारे पास जो ए था वो गिवन था हमारे पास 3/2 के, यानी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है तो हम लिखेंगे ए की वैल्यू 3/2, और ब्रैकेट के अंदर बी क्या है हमारे पास 5/3, प्लस सी क्या है हमारे पास 7/5। मैंने इसको राइट कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि ये एलसीएम मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। किस तरह से, आपने हमेशा जब भी इस तरह की कोई फॉर्म आपके पास नज़र आए तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नहीं समझ लगी, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। ये 3/2 वैसे का वैसे ही, मैंने 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 15। और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 25। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 को 7 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 21। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और आपस में ब्रैकेट को ओपन भी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3/2 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही। आगे 25 को अगर मैं प्लस करूँ 21 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 46 और डिवाइड में 15। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन होगी तो आपको पता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, या आप यहाँ पर कटिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से कटिंग करेंगे, ये देखिए, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। और आगे 2 के टेबल में 46 भी आता है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, 23/5 लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, क्या ये इक्वल होता है राइट हैंड साइड के, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। जब ये प्रूव कर देंगे तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट हैंड साइड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने राइट हैंड साइड की मैंने स्टेटमेंट राइट कर दी है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ए की, बी की और सी की भी। अब मैं यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, यानी हमारे पास जो बी की वैल्यू है, बी ए की स्टेटमेंट और बी की स्टेटमेंट क्या थी, एक थी हमारे पास ए की स्टेटमेंट 3/2 और मल्टीप्लाई हो रही है 5/3 के साथ। ये हमारे पास एक साइड थी और वो आगे प्लस हो रही है ए सी के साथ, यानी ए क्या है हमारे पास 3/2 और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, यानी क्या है हमारे पास सी 7/5। मैंने ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी, मैंने ये वैल्यूज हमें पुट कर दी राइट हैंड साइड पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है बोर्डमास रूल का, या सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। ब्रैकेट किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके सामने जब भी इस तरह से कोई वैल्यू सेम हो मल्टीप्लाई के अंदर, 3 और ये 3 ये आप कैंसिल कर देंगे। पीछे क्या बच गया, 5/2 प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे कटिंग नहीं होती तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनको आपस में कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 21 और 5 2 10। ये मेरे पास स्टेटमेंट बन गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड के ज़रिए। किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर 2 और 10 का एलसीएम लेंगे, यानी 2 और ये 10, 2 वन ज़ा 2, ओके, 2 5 ज़ा 10 और ये 5 1 ज़ा 5, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 10। 10 को 2 के ऊपर डिवाइड किया, 5 और 5 को 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आता है वो न्यूमिनेटर में 25। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाएंगे और आगे उसी 10 को आपने 10 के ऊपर डिवाइड करना, 1 आंसर आएगा। 1 को 21 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 21। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया था 10, वो लिखेंगे। नहीं समझ लगी, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने एलसीएम मेथड का यूज़ किया है किस तरह से, 2 को और 10 को, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में थे, प्लस का साइन था तो हमने एलसीएम लिया 2 का और 10 का, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बनी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आंसर आया। 10 को मैंने इस डिनोमिनेटर 2 के साथ ही मैंने डिवाइड किया और मेरे जो आंसर आया था 5, उसको मैंने 5 के साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 25। इसी तरह से 10 को भी करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21। ओके, और डिनोमिनेटर में 10 था तो 10 हम लगा देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 25 प्लस 21 करें तो हमारे पास 46 बनता है। डिनोमिनेटर में 10 है, 10 एज इट इज़ उसी तरह से ही। अब इसको आगे सॉल्व करें, 46 और 10 एग्जैक्ट टेबल में आते हैं 2 के।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 23 डिवाइडेड बाय 5 इज़ अ फाइनल आंसर। यानी आपने अभी मेरे साथ लेफ्ट हैंड साइड देखी, उसका आंसर सेम है राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। एक दफ़ा आपको लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और उन्होंने खुद बताया हुआ है कि ये इक्वल होंगे, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। सिंपल। हम आखिर में ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हैंड्स प्रूव, हमने ये प्रूव कर लिया। ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर सेकंड की जानिब और उसको भी प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है और मैंने उसे राइट कर दिया है। अब हम इस वैल्यू के अंदर मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। ए प्लस बी करें और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ। यानी हमारे पास ए की जो स्टेटमेंट थी वो गिवन है, यानी 3/2, और बी की स्टेटमेंट हमें गिवन है 5/3, और ये आपस में एलसीएम मेथड यानी प्लस करेंगे और आगे जो हमारे पास जो वैल्यू सी की है वो हमारे पास गिवन है 7/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, ये एलसीएम मेथड है। ठीक है, इन आपस में कर दें, इनको आपस में। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 5 ज़ा 10, डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 और ये ब्रैकेट बंद और आगे मल्टीप्लाई करें 7/5 के साथ। ओके। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं, यानी 9 + 10 इज़ 19 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 7/5। ओके। अभी इनको आपने क्या करना है, सिर्फ आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 19 को अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 133, और डिनोमिनेटर में 6 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 30। तो इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने राइट हैंड साइड गिवन है, यानी ए सी प्लस करें बी सी और वो इक्वल होनी चाहिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के, यानी हमने प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। यानी हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है, 3/2, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है सी की वैल्यू के साथ, यानी 7/5 के साथ। तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, आगे प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया, और आगे बी क्या है हमारे पास 5/3, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, यानी 7/5 के साथ। यहाँ पर एक तो आपने क्या करना है काम, यहाँ पर बस देखें कि आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है, कोई डिनोमिनेटर में जो सेम हो। बस मुझे प्लस के बाद वाली वैल्यू में नज़र आ रही है ये 5, ये 5 से कैंसिल, बाकी कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 ज़ा 21, डिनोमिनेटर में 2 5 ज़ा 10, प्लस का साइन 7/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे, सिंपल, और आंसर निकाल लेंगे अपना। किस तरह से करेंगे, इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। यानी 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 21 के साथ तो मेरे पास आंसर आता है 63, और 10 को मैं 70 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 70, और डिनोमिनेटर में 10 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 30। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस करके और 30 पे डिवाइड कर देना, यानी हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का निकाला था। 60 + 70 इज़ 130, और +3 इज़ 33, और डिनोमिनेटर में 30 था तो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। क्या ये राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के, सिंपल, और हमने प्रूफ कर दिया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया और ये सेकंड पार्ट की राइट हैंड साइड थी। और हम अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी मैंने राइट कर दी है और इसके सॉल्यूशन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। लेकिन इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन है
कहते हैं कि जी अगर आपके पास जो ए है अब उन्होंने वैल्यूज़ तब्दील कर दी क्वेश्चन नंबर 3 में। यानी जो अब हमारे पास जो ए है वो इक्वल है 4/3 के, जो हमारे पास बी है वो इक्वल है 5/2 के और जो सी है हमारे पास वो इक्वल है 7/4 के। तो आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। एक दफ़ा प्लस में करनी है और एक दफ़ा मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है। सर जी समझने लगी, एक दफ़ा दोबारा समझा दें। तो ऑलरेडी मैं समझाऊँगा आपको। यहाँ पर आपके पास उन्होंने 3 वैल्यूज़ गिवन है, यानी ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। पता है ना आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है। सिंपल क्या होती है, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इक्वल होती है ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर प्लस सी। यानी ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में भी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और मल्टीप्लिकेशन में भी आपने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको समझ लग गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन की जानिब और यहाँ पर भी हमने वही काम करना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो इक्वल है राइट हैंड साइड की, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है और बहुत ही सिंपल है और आपको ईजी भी लगेगी। सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ पुट करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड की, यानी ए है। ए आपके पास गिवन है, क्या चीज़ है, 4/3 मैंने लिख दी, वो प्लस हो रही है ब्रैकेट के अंदर। बी क्या है, 5/2 प्लस सी क्या है हमारे पास 7/4 के। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम मेथड को यूज़ करेंगे, यानी इक्वल के बाद 4/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम मेथड यूज़ करना है, यानी 2 और 4 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 का भी और 4 का भी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी हमारे पास क्या आंसर आया है, 2 को अगर 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 4, यानी डिनोमिनेटर में मैं 4 लिख सकता हूँ और आपने 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करना तो 2 आंसर आएगा। 2 को 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आता है। ओके, और प्लस कर देंगे हम किस वैल्यू के साथ, आगे 4 को ही 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आएगा। 1 को 7 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 7। इस तरह से हमारा ये एलसीएम मेथड सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। जी स्टूडेंट, अब हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4/3 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन भी वैसे ही, 10 + 7 = 17 डिवाइड में 4। अब हम यहाँ पर भी एलसीएम मेथड को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में प्लस करके आंसर निकाल लेंगे। यानी मैंने अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 4 4 ज़ा 16 प्लस 17 3 ज़ारी ज़ा आंसर आ जाता है हमारे पास 51 और डिनोमिनेटर में 3 4 ज़ा 12। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड का 16 + 51 = 67 और डिनोमिनेटर में 12 था तो एज इट इज़ 12 मैंने लिखा रहने दिया और ये मेरे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम आंसर निकालते हैं अपनी राइट हैंड साइड का, क्या वो इक्वल आता है कि नहीं, आपके सामने मैं शो भी करवाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड की मैंने स्टेटमेंट आपके सामने राइट कर दी है। सिंपल अब वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यानी ए की क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास, 4/3, तो मैं वो लिख दूंगा 4/3 प्लस बी की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास 5/2, मैंने वो लिख दी। आगे प्लस सी है, सी हमारे पास क्या है 7/4, मैंने एज इट इज़ उसी तरह से वैल्यूज पुट कर दी राइट हैंड साइड में। अब हम इसको एलसीएम मेथड के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और इस वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखते हैं। डिनोमिनेटर में 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है 6, मैंने लिख दिया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आंसर आएगा, लिख दिया। प्लस का साइन था, प्लस लगाएंगे। 3 5 ज़ार 15, राइट कर दिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, 7/4 एज इट इज़ लिख दूंगा। अब नीचे आएंगे, 8 + 15 करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आता है 23 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या वैल्यू है 6, मैंने 6 राइट कर दिए। आगे प्लस 7/4 मैंने राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम मेथड को ही यूज़ करेंगे और उसको ही फॉलो करेंगे और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, एलसीएम मेथड में किस तरह से सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ का आप एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम लेके देखते हैं। 4 है और 6 है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और आगे 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। अब आपने 12 को 6 के ऊपर डिवाइड करना है और वो जो आंसर आएगा फिर आपने उसको 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आंसर आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 46 प्लस, और आपने एज इट इज़ इसी तरह से यहाँ पर भी 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा फिर आपने उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ 27 के साथ मल्टीप्लाई करने से वहाँ पर 21 आएगा और इन डिनोमिनेटर की जगह हम 12 राइट करेंगे। ठीक है, अब हम इसके आंसर निकालते हैं इन दोनों को प्लस करके। 46 प्लस 21 इज आंसर 67। तो मैंने राइट कर दिया और डिनोमिनेटर में 12 था, 12 मैंने राइट कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो आपकी लेफ्ट हैंड से हमने निकाली थी क्या वो इक्वल आती है ना राइट हैंड साइड के। सिंपल, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। सिंपल, हमने प्रूफ कर दिया। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जी हैंस प्रूव्ड। मैंने प्रूफ कर दिया और ये आंसर जो है हमारे पास इक्वल आया है। सिंपल, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट राइट कर दी। अब हमने इसमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो करना है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर रह के। अब हम सिंपल क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की भी, सी की भी। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ए क्या लिखा हुआ है 4/3 लिख दें और आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दें और आगे बी क्या लिखा हुआ है 5/2, 5/2 लिख दें। मल्टीप्लाई करा रहे हैं 7/4 के साथ, जो वैल्यू सी की है मैंने लिख दी। सिंपल, आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी इजी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आंसर आता है। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 35 और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 8 और इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 35/6। सर जी, ये 35/6 आंसर कैसे आया? आपने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करना था। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने कटिंग भी की है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आमने सामने जो है रेसिप्रोकल में, यानी डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ये कटिंग होती हैं। यानी 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी और इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। और आप ये देखें ये आगे भी कट होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सिंपल आंसर आ गया। 1 को 35 के साथ मल्टीप्लाई किया 35 और यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो आंसर आया 6। ये है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट हैंड साइड को और प्रूव करते हैं कि ये इक्वल आता है कि नहीं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने वैल्यूज़ राइट कर दी हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी स्टेटमेंट राइट कर दी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। इक्वल ए क्या है हमारे पास आपको पता है 4/3, 4/3 लगाएं। मल्टीप्लाई है बी क्या है 5/2, 5/2 भी लगा दें और आगे सी है, सी की वैल्यू क्या है 7/4, वो भी लगा दें। अब यहाँ पर एक वैल्यू कटिंग होती है तो कटिंग आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनेगी 2 के टेबल में 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कराने 7/4 के साथ। तो यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर आप निकाल सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, आप क्रॉस आमने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे कटिंग भी होती है। 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 और ये 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 5 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 35 और 3 को 2 के साथ करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 6। यानी राइट हैंड साइड भी इक्वल आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब और इंतहाई एक स्टेटमेंट के ऊपर है, बस हमने उसको बताना है कि ये क्या चीज़ है, एक्सप्लेन करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 मैंने राइट कर दिया और इसका आंसर भी आपके सामने लिख दिया है। अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ स्टेटमेंट का, और जो मैंने आपके सामने आंसर लिखा है इसका भी मतलब समझा देता हूँ आपको।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इज़ ज़ीरो जो है आपके पास रैशनल नंबर है अगर, तो उसको एक्सप्लेन करो किस तरह से रैशनल नंबर बनता है जी। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है यस, बनता है ये ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर है, मानते हैं जो ज़ीरो है इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज़, लेकिन या वज़ाहत करते हैं किस तरह से, इट कैन बी रिटन, हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू की, यानी हम ज़ीरो को लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी, वेयर यानी जो हमारे पास पी और क्यू जो है वो बिलोंग करते हैं जी के यानी इंटीजर्स के, तो एंड यानी जो क्यू है हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, यानी जो हमारे पास क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता क्योंकि वो तो इंटीजर है, जेड से मुराद इंटीजर्स। तो इसका आंसर ये मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जो ये ज़ीरो है ये इक्वल होता है 0/7, यानी मैंने क्या किया पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसको राइट कर दिया, जो ज़ीरो है हमारे पास इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर आता है, वो बिलोंग करता है, ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आपको मैंने आंसर लिख दिया है एज़ इट इज़, इसी तरह से आप राइट कर दीजिएगा और आपका आंसर करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, इंतहाई एक ही स्टेटमेंट के ऊपर है, एटॉमिक प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, सिंपल आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट ट्राइमेट्रोमिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की हमने ये स्टेट बतानी है, यानी जो आपके पास ए है और बी है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ यानी रैशनल नंबर्स के, और हम इसको लिख सकते हैं ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी के साथ। ये बस हमने स्टेट बतानी थी, प्रॉपर्टी बतानी थी ट्रायोटॉमिक प्रॉपर्टी की, बस। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और इसके अंदर इंतहाई ईजी स्टेटमेंट है, हमने एक्सरसाइज 1.1 जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उस तरह से हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट राइट कर दी है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, यानी P4 एंड 5 यानी P एंड Q, हमने क्या करना है इन दोनों नंबर्स के ज़रिए से रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह की फॉर्म बनती है तो मैंने आपको रूल बताया हुआ है, तो क्या करना है आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और आपने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर आता है 9/2, यानी फर्स्ट नंबर तो हमने ऐसे ही निकाल लिया, इज़ अ फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर की हेडिंग दे दिया। अब हम सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर के लिए एक ट्विस्ट है, जो आपका फर्स्ट नंबर आंसर निकाला है आपने उसी वैल्यू को आपने पिक करना है 9/2 और प्लस कर देना है आपने आगे वाली स्टेटमेंट के साथ यानी 5 के साथ, और उसको आपने 2 के ऊपर डिवाइड भी कर देना बच्चे, ये बात आपने याद रखनी है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम मेथड को आप यूज़ करेंगे, यानी इस तरह की जब भी फॉर्म बन जाए आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 प्लस 2 5 ज़ा 10 और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 था, 2 एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में होल में भी 2 है, तो मैं वो राइट कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की वैल्यू बनती थी यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ अगर बनती हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और फाइनल आंसर निकाल लेना है, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 9 प्लस 10 इज़ 19 और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आया 4, यानी हमारे पास ये सेकंड नंबर आ गया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये कंप्लीट आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब और उसमें हमने सिंपल सिंप्लीफाई करना है, तो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट राइट कर दी है। क्या लिखी हुई है, सिंप्लीफाई, यानी हमने सिंप्लीफाई करने हैं, ये इन्होंने 3 पार्ट्स गिवन दिए हुए हैं, तो हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 1 से। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी हुई है, यानी हमारे पास रेडिकल फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। कैसे पता चला सर जी हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म है, तो आपको पता है मैंने बात बताई हुई है कि जब भी अंडर रूट वाली फॉर्म नज़र आए इज़ अ रेडिकल फॉर्म, तो आपने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो सर जी हम किस तरह से करेंगे, आपने सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएं, x की पावर 15 y की पावर 35 और डिनोमिनेटर में जो z है उसकी पावर 20 लिख दो, आगे ब्रैकेट लगाएंगे,
ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने अंडर रूट को ख़त्म कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी आप चेंज करेंगे तो उसका एक रूल होता है कि आपने अंडर रूट की फॉर्म को चेंज कर दें ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर या 1 ओवर उसकी पावर की फॉर्म के अंदर। यानी हमारे पास अंडर रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है 5, तो मैंने इसकी 1 ओवर 5 बना दिया। यानी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। नहीं समझ लगी? यानी जब भी आप अंडर रूट वाली फॉर्म हो तो उसको अगर चेंज करना चाहें तो आप उसको ब्रैकेट की 1 ओवर की पावर में लिख सकते हैं। ये था जी हमारे पास लॉजिक, ये फॉर्मूला। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वेरिएबल्स लिखे हैं एक्स वाई जी, आपने इनकी पावर्स को ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स की पावर्स को ब्रैकेट की होल की पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी x की पावर 15 थी, 15 को मल्टीप्लाई करवा दो 1/5 के साथ। y की पावर 35 है, 35 को मल्टीप्लाई करवा दो 1/5 के साथ। डिनोमिनेटर में z है, z की पावर 20 है, 20 को मल्टीप्लाई करवा दो 1/5 के साथ। ओके, अब आप क्या करेंगे? सिंपल कटिंग कर दें। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और ये 5 1 ज़ा 5 और आगे हम क्या लिखेंगे? 5 7 ज़ा 35। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। यानी हमारे पास क्या वैल्यू बच गई? z x की पावर 3 और आगे y की पावर 7 और z की पावर हमारे पास 4 बच गई और यही हमारे पास आंसर आ गया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और हम बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के आप कोई फॉर्म पार्ट देखें या कुछ भी देखें तो आपको बात याद आ जाएगी मेरी कि जब भी अंडर वाली फॉर्म नज़र आ रही हो तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। करने के बाद आपने बड़ी वैल्यू का एलसीएम लेना है। तो सिंपल, मैं सबसे पहले ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने लगा हूँ, यानी अंडर रूट को ख़त्म करने लगा हूँ। इसकी जगह 27 ब्रैकेट की होल की पावर 2x और अंडर रूट को ख़त्म किया तो जो उसकी पावर थी 3 तो वो 1/3 बन जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? सिंपल, आप यहाँ पर जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपल बड़ी वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। यानी 27 है, 27 का आप जब एलसीएम लेंगे तो आपके सामने 3 की पावर 3 आएगी। यानी 27 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 3 बच गई और होल में 2x बच गया। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है? इसकी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसकी पावर ब्रैकेट की होल की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप। मैंने कर दिया। यानी 3 की पावर 3 थी, यानी 3 लिख दिया। 3 टू द 6x और इसकी होल की पावर भी आपके पास 1/3 है तो आपने अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 6x मल्टीप्लाई 1/3, तो यहाँ पर कटिंग हो जाती है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी हमारे पास आंसर आएगा 3 की पावर 2x। ये था हमारे पास फाइनल आंसर और ये था हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। इंतहा इजी है, कुछ भी नहीं किया, रेडिकल फॉर्म को चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और बड़ी वैल्यू का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर अगर एक वैल्यू की अगर पावर है तो वो होल की ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर थर्ड की जानिब और इसको भी सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर थर्ड भी राइट कर दिया। अब इसको हम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद 6 है, 6 लिख दो। अब ये देखें, वेरिएबल एक है 3 और आगे उसकी क्या लिखी हुई है n+2, यानी आप उनकी अलग-अलग पावर्स को प्लस कर रहे हो। जब भी अगर कोई वेरिएबल सेम हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर को आप, यानी वेरिएबल को कॉमन लेके उनकी पावर को आप प्लस कर देते थे। यहाँ पर आप उसको रेसिप्रोकल या उसको चेंज करोगे, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3n और आगे दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2। अब समझ लगी मैं क्या कहना चाह रहा था? यानी इन दोनों अगर मल्टीप्लाई करके एक लिख रहे हो तो उनकी पावर प्लस होती है, हो रही थी, तो आप इसको दोबारा इसी फॉर्म में लिख दो। क्यों लिखी आगे हम समझेंगे। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से लिखेंगे, यानी 3 की पावर n डॉट से मुराद है मल्टीप्लाई और आगे 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। ओके, अब हम क्या करेंगे? सिंपल, अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर
अब इसका स्केल ले लेंगे या यहाँ पर हमारे पास बनेगा 6 है और 3 की पावर n है डॉट मल्टीप्लाई, या सिंपल मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 2 लो तो हमारे पास बनता है हमारे पास 9। तो आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में देखते हैं 3 की पावर n हम कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर n को मैंने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया यहाँ पर। और माइनस, जब आप यहाँ से माइनस से पहले हमने वैल्यू को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बस 3 1 बचा, यानी 3 बच गया। और आगे माइनस के बाद भी वैल्यू को हमने कॉमन लिया था तो वहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। जहाँ पर कोई वैल्यू ना बची हो वहाँ पे 0 की जगह 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी सिंपल यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3n से 3n कट हो जाएगा और 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54 बन जाएगा। और नीचे 3 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा। अब इनको आपस में कट भी कर सकते हैं, कटिंग भी होती है। 54 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। जी, ये था इंतहाई ईजी पार्ट। 3 स्टेप 4 स्टेप के ऊपर ही हमारे पास पूरा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की जानिब और वो भी इंतहाई ईजी पार्ट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 55। फाइंड द 3 इंटीजर्स। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, यानी ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं लेकिन ऑड में। ओके, हमने इसमें क्या करना है, द सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसकी स्टेटमेंट भी आपको समझाऊंगा मैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो 3 consecutive इंटीजर्स थे मैं उसको लिख लेता हूँ। 3 consecutive इंटीजर्स, वो हमें कितने गिवन है, ऑड इंटीजर्स हैं, तो आप यहाँ पे ऑड इंटीजर्स लिख दें। ऑड इंटीजर्स, और वो कौन कौन से हैं वो हम लेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा x, और यहाँ पे x+2, और यहाँ पर x+4। ओके, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल अब इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के मुताबिक जो हमें गिवन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें वैल्यूज गिवन दी हुई है कि अब जब हम इसको प्लस करेंगे वो इक्वल है 51 के, तो मैं यहाँ पे वही वैल्यू स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ कि जो लेट किया मैंने x+2 है, प्लस कर रहा हूँ मैं x+4 को भी, और वो जब प्लस कर दूंगा वो इक्वल आएगा 51 के। ये थी स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की, कि आपके पास क्या है, आपने ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने उन वैल्यूज़ को लेट कर लिया। लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के मुताबिक हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को प्लस कर दिया और वो इक्वल था 51 के। अब हम सिंपल इस वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51। आपको पता है हमेशा x वाली वैल्यू के साथ ही प्लस होती है, और रियल नंबर्स यानी जो आपके पास नंबर्स होंगे वो आपस में प्लस होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, और इक्वल के बाहर हमारे पास 51 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके हमारे पास -6 में तब्दील हो जाएगा। तो हम वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं, -6 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 इज इक्वल टू 45। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट हैंड साइड जाके हमारे पास ये डिवाइड में तब्दील हो जाएगी ये फॉर्म, यानी x इज इक्वल टू 45/3। अब इनको अगर डिवाइड किया जाए, 3 वन ज़ा 3, ये पूरी वैल्यू को अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास इसका आंसर आता है x इज इक्वल टू 15। ओके, ये हमारे पास x का आंसर आया। अब आपने क्या करना है, इन्हीं नंबर्स के अंदर आपने ऑड इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं। तो इसी नंबर के अंदर आप जब 2 प्लस करेंगे
तो आपके पास 17 आ जाएगा, और फिर इसी नंबर के अंदर जब आप 4 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी उसके मुताबिक फॉर्म बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर क्या आया, फर्स्ट ऑड नंबर वो हमारे पास इक्वल आया है 15 के, जो अभी हमने आंसर निकाला एक्स का, जो हमने लेट किया हुआ था, ये स्टेटमेंट ये हमारे पास 15 के इक्वल आ गई। और साथ ही हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड ऑड नंबर इक्वल आया है हमारे पास 15 प्लस 2 करेंगे तो मेरे पास इक्वल आया है 17 के, यानी 15 भी ऑड नंबर है, 17 भी ऑड नंबर है। तो आगे जो हमारे पास थर्ड ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर आएगा वो भी हमारे पास ऑड नंबर ही होगा, यानी 15 प्लस 4 करेंगे तो इज इक्वल टू 19 आएगा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे एक दफ़ा आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। क्या था कि आपने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं लेकिन ऑड नंबर्स के अंदर, ओके, यानी ऑड में उसका आंसर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल लेट किया एक्स को, उसके बाद एक्स प्लस टू, फिर एक्स प्लस फोर। ये क्यों किया, ताकि हमारे पास आगे स्टेटमेंट बढ़ सके। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक हमने इन तीनों स्टेटमेंट को प्लस कर रहे हैं, तो ये इक्वल आ रहा है 51 के। तो सिंपल आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपने उस जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, उसके अंदर जब आप प्लस टू करेंगे तो वो भी ऑड ही बनेगा, आगे प्लस फोर करेंगे वो भी ऑड ही बनेगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, यानी एक बॉय है जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसने पकड़ी हुई है 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड, और वो प्लेस्ड कर रहा है, रख रहा है दैम इनटू टू बास्केट्स, यानी वो दो बास्केट्स के अंदर वो बॉल्स को, या जो टोटल बॉल्स हैं वो 96 बॉल्स हैं, वो प्लेस कर रहा है, रख रहा है इनटू टू बकेट्स के अंदर वो बॉल्स रख रहा है। अब आपने क्या करना है, और वो बता रहे हैं आगे, वन बकेट हैज़ 28, यानी वन बकेट के अंदर 28 बॉल्स हैं और मोर बॉल्स देन द अदर बकेट्स, तो आपने उसके साथ वाली मोर बॉल्स है वो फाइंड करनी है। यानी एक बकेट के अंदर उसने 28 बॉल रखी हैं, मोर बॉल्स उससे ज़्यादा हैं, यानी 28 से ज़्यादा रखी हैं। तो देन द अदर बकेट, तो आप ये भी बताएं कि अदर बकेट्स के अंदर कितनी बॉल्स हैं, यानी आप ये फाइंड करें हाउ मैनी बॉल्स, वो कितनी बॉलें हैं वेयर इन ईच बकेट, जो दोनों के अंदर उसने रखी हैं, बाकेट के अंदर जितनी भी बॉल है ना उसने कितनी रखी हैं, ये चीज़ फाइंड करनी है। यानी एक बॉय है जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसके पास 96 बॉल्स है, ओके ठीक है। अब उसने क्या करना है, आपने वो बॉल रख रहा है बकेट्स के अंदर, दो बकेट्स है उसके अंदर बॉल रखनी है उसने, और उन्हें अभी नहीं पता, आपने वो फाइंड करनी है कि उसने दोनों बकेट्स के अंदर कितनी बॉल रखी हैं। लेकिन उसके आपको उसने हिंट दे दिया है कि जो सेकंड बकेट है उसके अंदर जब आप 28, यानी 28 बॉल से ज़्यादा उसने रखी है। बस ये चीज़ आपको हिंट है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ये स्टेटमेंट राइट की हुई है, तो आपने में सबसे पहले ये समझनी है, हमारे पास टोटल बॉल्स थी गिवन 96, ओके। अब मैं लेट कर रहा हूँ द नंबर ऑफ बॉल्स पुट फर्स्ट ब्रैकेट्स, यानी जो आपके पास एक बास्केट है उसके अंदर उसने कितनी बॉल लेट की या उसे डाली हमें तो नहीं ना पता, तो सिंपल उसको इक्वल कर रहा हूँ मैं एक्स के, ओके। अब नीचे देखें, नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन सेकेंड बाकेट या बकेट एक्स प्लस 28, यानी उन्होंने कहा है कि जो सेकंड बकेट है उसके अंदर उससे 28 से ज़्यादा बॉल रखी हैं। बस ये चीज़ हमें गिवन थी और कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और इक्वल 96 के रखेंगे और सिंपल आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें वैल्यू गिवन थी कि आप उन दोनों को प्लस करेंगे, वो टोटल बॉल आपके पास 96 है, और आपने फर्स्ट बास्केट की वैल्यू भी, बकेट की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि उसने कितनी रखी थी, सेकंड की भी फाइंड करनी है। अब आपको पता है ये हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जैसी फॉर्म बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू आपस में प्लस हो जाएगी, और जो आपके पास प्लस 28 था एज इट इज़ वैसे का वैसे, और 96 आपका वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, प्लस 28 है तो राइट हैंड साइड पे जाके आपके पास माइनस 28 बन जाएगा, तो सिंपल वही फॉर्म आप यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 96 माइनस 28। अब आपने सिंपल क्या करना है,
96 में से माइनस कर देंगे 28 को, तो आपके पास क्या आंसर आता है? 68। सिंपल, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 68 के साथ, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 34। सर 34 कैसे आया? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आपके पास 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास इस तरह से 34 हमने आंसर निकाल लिया। ये निकल आया जी, हमने इसको सॉल्यूट कर लिया, 96 निकला। ये तो हमारे पास निकला है फर्स्ट बकेट का आंसर, यानी उसने एक बकेट के अंदर 34 बॉल्स रखी हैं। लेकिन हमने सेकंड भी बकेट फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, 34 के अंदर प्लस 28 करेंगे तो आपके पास सेकंड बकेट का भी आंसर निकल आएगा। अब उसको मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट राइट कर दूंगा, जो मैंने पहले राइट की थी स्टार्टिंग में, वो चीज़ आएगी। अब यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कि द नंबर ऑफ बॉल्स पुट the number of balls put first bucket इक्वल आया है हमारे पास 34 के, जिसको हमने x के इक्वल ऐड किया था ना। अब ये इसका आंसर 34 आ गया। और नीचे जो हमारे पास हमने सेकंड बकेट फाइंड करनी थी, द नंबर ऑफ balls put in second bucket इज इक्वल टू, जहाँ पर x था वहाँ पर 34 आ जाएगा, प्लस 28 यहाँ पे राइट कर देंगे, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 62। 62 प्लस 34 इज 96 टोटल बॉल्स। फर्स्ट बकेट के अंदर उससे 34 बॉल्स रखी, सेकंड बकेट के अंदर उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था 28 से ज़्यादा बॉल्स हैं, यानी 28 प्लस 34 कर देंगे तो हमारे पास टोटल बॉल निकल आएंगे 62। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये कंप्लीट आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। सिंपल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जैसी फॉर्म बनी हुई थी, लेकिन हमने बॉल्स फाइंड करनी थी कि अब्दुल्ला ने दो बास्केट्स के अंदर 96 टोटल बॉल्स थी, तो उसने दोनों के अंदर किस तरह से बॉल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट की, किस तरह से रखी। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की जानिब, यानी क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेप में मैंने राइट कर दिया और इसके स्टूडेंट की तरह भी बना हूँ मैं। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, कि वो कहते हैं जी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है पी, जिसे आप पी से डिनोट कर सकते हैं। वो हमारे पास रुपीज़ गिवन है 3,50,000। ओके, ठीक है। रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी इसका जो रेट है हमारे पास फर्स्ट ईयर का, यानी फर्स्ट 2 ईयर्स का, 2 साल का, वो बनता है 7 इज इक्वल टू, यानी 7 1/4%। अब इसको आपको पता है कि कन्वर्ट करना आता है 7 4 से, और उसके बाद जो वैल्यू आंसर आएगी उसको 1 के साथ प्लस कर देंगे, यानी 7 4 28 प्लस 1 इज़ 29। 29 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.25। इसको हमने सिंप्लीफाई किया सिंपल, यानी रेट को R1 को हमने सिंप्लीफाई किया। नीचे आ जाए, टाइम फॉर फर्स्ट रेट, यानी टाइम है फर्स्ट रेट का T1 इक्वल है 2 ईयर्स, ये हमें वैल्यूज गिवन है सारी। और रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और आगे जो हमारे पास रेट हमने फर्स्ट निकाला था 2 ईयर्स का, आगे 5 ईयर्स आगे भी उन्होंने दिया है 8%। ओके, ठीक है। आपने इसके अंदर से क्या फाइंड करना, सारी वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है, तो आपने इसके अंदर से कुछ ना कुछ तो फाइंड करना होगा ना। तो उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, आपने फर्स्ट 2 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो ये है, और आगे जो फर्स्ट 5 ईयर्स का, जो आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा वो ये होगा। यानी हमने ये दोनों इंटरेस्ट फाइंड्स करने हैं कि कितना उसके अंदर टैक्स लगता है, कितनी उसके इंटरेस्ट बाकी है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये सारा फार्मूला बना हुआ है हमारे पास। ये मैंने आपको इसलिए मैंने इजी वर्डिंग में लिख दिया, गिवन वैल्यूज लिख दी, ताकि आप परेशान ना हो और आपको सीवन जो गिवन वैल्यूज थी वो सिंप्लीफाई आप तौर पर उसको समझ सको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इंटरेस्ट फर्स्ट भी फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट सेकंड भी फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने इंटरेस्ट फर्स्ट फाइंड कर लिया है। क्या किया मैंने, ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन था, हमने क्या किया, पी की जगह हमने प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स की या लिख दी 3,50,000। आगे रेट वन हमारे पास गिवन था, यानी 7.25, जो हमने सिंप्लीफाई किया था उसका आंसर मैंने लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, T1 यानी टाइम ऑफ 2 ईयर्स का, मैंने हमारे पास गिवन था 2।
2 ईयर्स यानी 2 लिखेंगे और डिवाइड में उन्होंने फॉर्मूले का हमारे पास 100 दिया हुआ तो मैंने वो लिख दिया। अब इसको आपने किस तरह से सिम्प्लीफाई करना है, ये 20 इस 20 से कैंसिल होगी, पीछे जो वैल्यू बची आपने उसको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। ये था जी हमारे पास इंटरेस्ट नंबर 1। अब हम इंटरेस्ट नंबर 2 फाइंड करते हैं, उसमें क्या चीज़ फाइंड करनी थी, आपने 5 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी हमने अब सेकंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। पी आपके पास वही रहेगा लेकिन आर चेंज हो जाएगा, टाइम भी चेंज हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। ये फॉर्मूला है जी। अब इसको हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आई टू एज इट इज़ हमने इंटरेस्ट 2 फाइंड करना था, उसी तरह से वैल्यू लिख देंगे। पी कैप प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या गिवन थी, 3,50,000 मैंने लिख दी। मल्टीप्लाई करना है जी R2 के साथ, R2 का हमारे पास रेट उन्होंने गिवन दिया हुआ है 8%, इस तरह से लिख देंगे। आगे 5 है, 5 ईयर्स का टाइम हमारे पास गिवन है 5 ईयर्स। अब डिवाइड भी हमने 100 के साथ कर देना है, उसी तरह से इन 2 ज़ीरो को आपने आगे 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, पीछे जो आंसर बच जाएगा, वैल्यूज बच जाएंगी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा। इनको करने से 3,50,000 और आगे इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनता है 1,40,000 हमारे पास ये रिमेनिंग में बचेगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसका 7 ईयर का भी सलमान अमाउंट्स आफ्टर 7 ईयर की हमने चीज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास इंटरेस्ट तो निकल आया, इंटरेस्ट भी निकल आया, इंटरेस्ट 1 निकल आया, इंटरेस्ट 2 निकल आया। अब आपको एक चीज़ गिवन दी हुई है, क्या चीज़ गिवन दी है, उन्होंने लास्ट पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द अमाउंट करें शी हैड एट एंड ऑफ 7th यानी आफ्टर द एंड ऑफ 7th ईयर, यानी 7 साल बाद उसके बाद कितनी अमाउंट बाकी रह जाएगी, वो चीज़ आपने भी फाइंड करनी थी। यानी हमारे पास क्या अमाउंट गिवन थी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन था 3,50,000 गिवन था, ओके। और आपने प्लस किया फर्स्ट इंटरेस्ट को, यानी 50 और ये 75 और आगे इनको प्लस कर दिया सेकेंड इंटरेस्ट के साथ 1,40,000 के साथ। यानी इन वैल्यूज़ जो आपने अभी आंसर निकाला है, टोटल अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ये थी, आपने फर्स्ट इंटरेस्ट का ये आंसर निकाला था, सेकंड का ये आंसर निकाला था। सिंपल आपने इनको प्लस कर देना है और आपका टोटल 7 ईयर की या उसके 7 साल की जो कमाई बनती है, इंटरेस्ट बनता है, वो हमारे पास निकल आएगा। ये था जी हमारे पास आंसर। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आपने इसको नोट करना है, नोट कर लें। ये हमारे पास इंटरेस्ट 1 का फॉर्मूला था और उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज हमने पुट की और आंसर निकाल लिया। सेकंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला था, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। और आगे उन्होंने ये लास्ट पे जो मैंने 2 स्टेप किए हुए हैं, इसमें ये चीज़ बस फाइंड करनी थी कि आपके पास टोटल 7 ईयर में कितनी अमाउंट आपके पास बची होगी या आपने कमाई होगी। इंटरेस्ट जो था वो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी। तो कितनी बची हमारे पास इंटरेस्ट के अंदर, 5,40,000 70 50 या 750, ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट बच जाएगी। ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 2 या उसकी आगे प्लेलिस्ट चलेगी, तो आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है बच्चे। ये इंपॉर्टेंट फॉर है, बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई होप दिस प्लेलिस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, या इस प्लेलिस्ट के जो आपके पास वीडियो लेक्चर्स अपलोड हुए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे होंगे और आपको उसकी समझ भी लगी होगी। तो अगली वीडियो लेक्चर का, अगली प्लेलिस्ट का तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।